गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस के पिछले वीडियोस में हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के पोस्टुलेट्स तथा मेटल के डी ऑर्बिटल्स की ऑक्टाहेड्रल फील्ड की प्रेजेंस में और टेट्राहेड्रल फील्ड की प्रेजेंस में स्प्लिटिंग के बारे में पढ़ चुके हैं। आज अपन पढ़ेंगे स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। यदि ऑक्टाहेड्रल फील्ड के 6 लिगेंड्स में से जेड एक्सिस पर आमने सामने वाले लिगेंड्स को रिमूव कर दिया जाता है तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनता है। इस कारण से डी जेड स्क्वायर, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स ऑर्बिटल्स की एनर्जी और भी कम हो जाती है, क्योंकि जेड एक्सिस के लिगेंड्स रिमूव हो जाने के कारण इन पर लगने वाला रिपल्शन समाप्त हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। अब इसकी स्प्लिटिंग को डायग्रामेटिकली देखें। मेटल के 5d ऑर्बिटल्स डीजनरेट कंडीशन में होते हैं जब मेटल फ्री स्टेट में है, जब कोई लिगेंड मेटल के पास अप्रोच नहीं करता है। जब इनके पास मेटल के डी ऑर्बिटल्स के पास लिगेंड अप्रोच करता है तो यह T2G और EG दो तरह के ऑर्बिटल्स में स्प्लिट हो जाता है, DXY, DYZ, DZX। T2G लोअर एनर्जी लेवल पे रहते हैं, DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, DZ स्क्वायर हायर एनर्जी लेवल पे रहते हैं। लेकिन यहाँ पर Z एक्सिस के लिगेंड्स अब्सेंट होने के कारण Z ऑर्बिटल्स की एनर्जी काफ़ी कम हो जाती है। इनकी फर्दर और स्प्लिटिंग होती है। DXZ, DYZ ऑर्बिटल्स लोअर एनर्जी लेवल पे और DXY ऑर्बिटल्स हायर एनर्जी लेवल पे चले जाते हैं। इसी तरीके से DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हायर एनर्जी लेवल पे तथा DZ स्क्वायर ऑर्बिटल्स की एनर्जी लोअर हो जाती है। इनकी एनर्जी DXY से भी लोअर हो जाती है। अब यहाँ पे हमें सीक्वेंस पूछा जा सकता है। डी ऑर्बिटल्स की स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में स्प्लिटिंग होने पर डी ऑर्बिटल्स का एनर्जी सीक्वेंस क्या है? तो सबसे लोवेस्ट एनर्जी पे हैं DXZ, YZ, फिर उसके बाद में आता है DZ स्क्वायर, उससे थोड़ा सा हायर है DXY और हाईएस्ट एनर्जी पे X स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल आता है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के बारे में अब हम बात करते हैं। T2G एंड EG ऑर्बिटल्स के बीच जो एनर्जी डिफरेंस होता है उस एनर्जी डिफरेंस को ही क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कहा जाता है। इसको कुछ फैक्टर्स प्रभावित करते हैं, उनको अपन देखते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल आयन। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में जो मेटल आयन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी इस स्प्लिटिंग को और स्प्लिटिंग एनर्जी को प्रभावित करती है। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे दो आयरन के कॉम्प्लेक्स देखते हैं, दोनों में ही मेटल सेम है लेकिन मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट है। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स में मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 और सेकंड में है +3। जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी इस क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को हम देखते हैं तो हमें पता चलता है मेटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने पर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी भी बढ़ती जाती है। अर्थात T2G एंड EG एनर्जी लेवल्स के बीच का एनर्जी गैप बढ़ता ही जाता है। इसका रीज़न है मोर पॉजिटिव मेटल आयन में एनायन को बहुत अधिक पोलराइज करने की कैपेसिटी होती है, अतः ये लिगेंड्स के बहुत अधिक पास तक पहुंच जाता है और बहुत अधिक पास पहुंचने पर ज़्यादा रिपल्शन होता है और स्प्लिटिंग भी अधिक होती है। सेकंड फैक्टर है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को प्रभावित करने वाला नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट हैं उसके आधार पर स्प्लिटिंग एनर्जी इस प्रकार होगी। स्प्लिटिंग एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स। इसको समझने के लिए हम दो एग्जांपल्स लेते हैं। कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स है, निकल कॉम्प्लेक्स है। इनमें देखते हैं हम कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स में डी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 7 है और निकल कॉम्प्लेक्स में डी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 8 होती है। जैसे जैसे डी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे स्प्लिटिंग का मान कम होता जाता है, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फैक्टर ट्रांजिशन सीरीज़ की।
ट्रांजिशन सीरीज़ में ऊपर से नीचे जाने पर स्प्लिटिंग एनर्जी का मान बढ़ता जाता है। जैसे कि 3D सीरीज़ में स्प्लिटिंग कम होती है, स्प्लिटिंग एनर्जी भी कम होती है, 4D में थोड़ी बढ़ जाती है और 5D में और भी अधिक होती है, क्योंकि हायर ट्रांजिशन सीरीज़ में डी इलेक्ट्रॉन्स नाभिक से कंपैरेटिवली दूर स्थित होते हैं। एक लिगेंड में सिग्मा बॉन्ड बहुत अच्छी तरह बना सकते हैं। जैसे कि अपन 3 कॉम्प्लेक्स लेते हैं जिनमें मेटल आयन 3D सीरीज़, 4D सीरीज़ और 5D सीरीज़ से लिए गए हैं। 3D सीरीज़ से कोबाल्ट, 4D सीरीज़ से रोडियम और 5D सीरीज़ से इरिडियम। जैसे हम इनकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को देखें तो हमें ये पता चलता है जैसे जैसे 3D से 4D में जाते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का मान बढ़ जाता है। 4D से 5D में जाने पर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का मान और अधिक हो जाता है। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट फैक्टर है लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ। कुछ लिगेंड्स ऐसे होते हैं जो मेटल आयन पर स्ट्रॉन्ग फील्ड एक्सर्ट करते हैं और कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं जो मेटल आयन पर वीक फील्ड एक्सर्ट करते हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड एक्सर्ट करने वाले स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स कहलाते हैं और वो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग भी अधिक करते हैं, ताकि अर्थात उनके अंदर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा बनती है, ज़्यादा होती है। और वीक फील्ड लगाने वाले लिगेंड्स जो होते हैं वो वीक फील्ड लिगेंड कहलाते हैं और उनके स्प्लिटिंग एनर्जी का मान भी कम होता है। जैसे इस एग्जांपल देखिए, अपन देखते हैं डायग्रामेटिकली, ये डिजनरेट मेटल के डी ऑर्बिटल्स हैं। इन 5 डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी इक्वल है। स्ट्रॉन्ग फील्ड की प्रेजेंस में स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी, वीक फील्ड की प्रेजेंस में स्प्लिटिंग कम होगी। यहाँ पे डेल ओ का मान यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का मान अधिक है और यहाँ पर कम है। फॉर एग्जांपल देखिए, फ्लोराइड लिगेंड है, वो वीक लिगेंड की तरह बिहेव करता है, मेटल आयन के डी ऑर्बिटल्स पर वीक फील्ड एक्सर्ट करता है, तो फ्लोराइड की प्रेजेंस में स्प्लिटिंग एनर्जी का मान कम होता है। साइनाइड है जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करता है, मेटल आयन के डी ऑर्बिटल्स पर स्ट्रॉन्ग फील्ड एक्सर्ट करता है, तो इनकी प्रेजेंस में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग भी अधिक होती है और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी भी अधिक होती है। इन लिगेंड्स की फील्ड स्ट्रेंथ के आधार पर उनको काउंट करते हुए एक सीरीज़ का फॉर्मेशन किया गया है। लिगेंड्स को उनकी फील्ड स्ट्रेंथ के एक ऑर्डर में रखा गया है और इस सीरीज़ को स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ कहा जाता है। अब आपके एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ पर शॉर्ट नोट लिखिए, या इससे आप क्या समझते हैं। CO स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड होता है, उससे कम फील्ड स्ट्रेंथ लगाता है साइनाइड, उसके कम फील्ड स्ट्रेंथ लगाता है नाइट्राइट, इथाइलिन, डाइएमीन है। अमोनिया और पिरिडीन की फील्ड स्ट्रेंथ लगभग इक्वल सी मानी गई है। उससे थोड़ा सा वीक होता है वाटर, फिर ऑक्जिलेट, हाइड्रोक्साइड, फिर फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। ये लिगेंड्स का एक नॉर्मल ऑर्डर है, जनरल ऑर्डर है, जिसमें इनको फील्ड स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग बताया गया है। इस सीरीज़ को स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ कहा जाता है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के अकॉर्डिंग स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड कार्बोनिल होता है और वीकेस्ट लिगेंड आयोडाइड होता है। नेक्स्ट फैक्टर है लिगेंड साइज़ एंड पोलराइजिबिलिटी। अगर लिगेंड का साइज़ छोटा होता है तो वह ज़्यादा फील्ड स्ट्रेंथ प्रोड्यूस करता है और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी अधिक होती है। क्यों होती है? क्योंकि छोटे साइज़ के जो लिगेंड होते हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन कम महसूस करते हैं और मेटल आयन के बहुत अधिक पास चले जाते हैं, जिससे कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग अधिक हो जाती है और स्प्लिटिंग एनर्जी का मान भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट फैक्टर है ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स। अगर कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री की हम बात करें तो 3 तरह के कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, स्क्वायर, प्लेनर, ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल। इनका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का ऑर्डर ये अपन को याद रखना है, क्योंकि एग्जाम्स में सीक्वेंस पूछा जाता है। स्क्वायर प्लेनर में सबसे ज़्यादा स्प्लिटिंग होती है, उससे कम होती है ऑक्टाहेड्रल में और सबसे कम होती है टेट्राहेड्रल में। इन तीनों के बीच का रिलेशन भी पूछा जाता है। 1.3 डेल ओ इक्वल्स टू डेल ओ इक्वल्स टू 0.45 डेल ओ। ये डेल एस पी के बराबर है। मीन्स अपन ये कह सकते हैं कि डेल एस पी यानी स्क्वायर प्लेनर की जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है वो 1.3 टाइम्स होती है ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के। इसी तरह का ये रिलेशन ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल में भी देखा जा सकता है। धन्यवाद।